नमस्कार दोस्तों, यथार्थ लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जो पेट की सीरीज चला रहे हैं इसमें हमने कल दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट वन था लोदीमस, उसको हमने कंप्लीट किया था। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हो और आप वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके और जितना भी हमने पेट से संबंधित जितना भी हमने टॉपिक को कवर किया हुआ है जाके आप वहाँ पे सारे वीडियो को आप वहाँ पे वॉच कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जो हमारी जो वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो आज जो हमारा आज का क्लास है दिल्ली सल्तनत का, ये लास्ट क्लास है। इसमें हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी क्या थी। आपके एग्जाम में जो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था है यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि आप देखेंगे दिन पे दिन जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे आप वनडे एग्जाम की बात करिए या फिर वनडे एग्जाम में कोई भी, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का थ्रू या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के पैटर्न चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें उस बेसिस पे बिल्कुल हमें एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हमें अपनी पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है। तो आप देखेंगे आज के ट्रेंड में बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रशासनिक व्यवस्था है, चाहे आप किसी भी वंश को पढ़िए, चाहे मुगल काल पढ़िए, आप दिल्ली सल्तनत पढ़िए या फिर और भी जो भी आप अगर वंशों के बारे में पढ़ेंगे तो उनके प्रशासनिक व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनके समय पे कौन कौन से कर लगाए जाते थे, उनके अधिकारियों को क्या कहा जाता था, उन्होंने किस प्रकार के विभागों की स्थापना किया था। तो आपको इन सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और समझना है। और आप अगर हमारी वीडियो को देख रहे हो तो आप पेन और कॉपी लेकर के आप बैठ सकते हैं, ताकि अगर आपको वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखे तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, वो आपके रिवीजन में काम आएगा, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अब आइए अब सीधा हम शुरू करते हैं, अपने सीधे टॉपिक पर आते हैं हम। और हम इसमें देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक व्यवस्था में जो भी अधिकारी हुआ करते थे वो किस विभाग से संबंधित थे और उन्हें क्या कहा जाता था, किस प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे। ठीक, और उसके बाद जो भी शासक हुए हैं दिल्ली सल्तनत में उनके द्वारा किस विभाग की स्थापना की गई थी और वो विभाग का संबंध किससे था। तो आपका ये जो वीडियो है यहाँ से आपका एक क्वेश्चन इस टॉपिक के हिसाब से आएगा। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं, हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। और इसमें अगर हम देखेंगे तो अगर हम बात करें सबसे पहले इसमें दिल्ली सल्तनत के कुछ प्रमुख अधिकारी होते थे तो उनकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, और उनके क्या क्या कार्य थे, उनको कौन से विभाग दिए गए थे, कौन से विभाग वो संभाल रहे थे। इसमें एक पहला अधिकारी, इसका नाम आता है वजीर। तो इसको जो विभाग दिया गया था ये था दीवान वजारत का प्रधान होता था ये। ठीक है, दीवान वजारत क्या था, दीवान वजारत दिल्ली सल्तनत में एक इनकी वित्त व्यवस्था थी और ये उसका प्रधान होता था, ये उसका देख रेख करता था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में दीवान वजारत का प्रधान कौन होता था, तो वो वजीर होता था। क्लियर। उसका अगर हम देखें तो आरिज मुमालिक, ऐसे जानते हैं क्वेश्चन पूछ देगा ना, बिल्कुल ऐसे पूछ लेता है कि दिल्ली सल्तनत में आरिज मुमालिक क्या था, या फिर ये इस संबंध से इसका संबंध किससे था। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे मान यहाँ पर दिया हुआ है आरिज मुमालिक, इसका संबंध किससे था। अगर यूँ देखेंगे तो ये जो था सेना विभाग का अध्यक्ष होता था, यानी प्रधान होता था। अगर आप आगे देखेंगे दबीर खास, ये क्या होता था, ये पत्र व्यवहार का प्रधान होता था, है ना। पत्र व्यवहार मतलब जो ये लोग एक दूसरे के पास जो लेटर लिखते थे, है ना, जो एक दूसरे से लेटर के द्वारा जो बात करते थे, वो पत्र व्यवहार का प्रधान होता था और ये पूरा जो उसका काम था ये उसको संभालता था। आगे अगर हम देखेंगे, अगर हम आगे देखें तो हमारा अगला जो आता है दीवान रसालत, ये क्या होता था, ये विदेश विभाग का प्रधान होता था। ठीक है, आप देखेंगे तो आज के टाइम पे जो हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वो ऐसा नहीं कि हम आधुनिक समय पे जी रहे हैं तो हमारा जो आधुनिक व्यवस्था बिल्कुल अलग है, नहीं। ये कहीं ना कहीं जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं वो इसका बदला हुआ स्वरूप है। अब देखेंगे इसके समय पर भी, अब दिल्ली सल्तनत के काल में विदेश विभाग होता था, आज के टाइम में भी आगे फॉरेन मिनिस्ट्री है। ठीक है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं आपके उसको विदेशों से कंटेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। तो उसी तरीके से उस टाइम भी हुआ करता था। क्लियर, समझ में आ रही है आपको बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद देखें सद उश सदूर, ये क्या होता था, ये धर्म विभाग का प्रधान होता था। ठीक है, जो धर्म विभाग था उसका प्रधान होता था, सद उश सुदूर कहते थे उसको। आगे देखें तो काजी उल कजात, ये क्या होता था, ये न्याय विभाग का प्रधान होता था। ठीक है, आपको इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में न्याय विभाग के प्रधान, जो न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था उसे क्या कहा जाता था। तो जो न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था या प्रधान होता था उसे काजी उल कजात कहा जाता था। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे तो वरीद मुमालिक, ये क्या होता था,
ये गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। ठीक है, जो गुप्तचर विभाग उस टाइम होता था दिल्ली सल्तनत में, उसका प्रधान होता था, उसे हम कहते थे बारिद ए मुमालिक। क्या कहते थे? बारिद ए मुमालिक। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। अगला हमारा है अमीर अखूर। अमीर अखूर क्या होता था? ये जो अश्वशाला, जहाँ पर मतलब अश्व, जहाँ पर जो अस्तबल था, जहाँ पे घोड़े रखे जाते थे, तो उनका प्रधान होता था, उसे कहते थे, उसका जो मेन प्रधान होता था, मुखिया होता था, उसका नाम था अमीर ए अखूर। क्या नाम था? अमीर ए अखूर। क्लियर। उसके बाद देखें तो मुंसिफ ए मुमालिक, ये महालेखाकार होता था। महालेखाकार, जैसे आज आपके टाइम पे देखेंगे कैग जिसे आप बोलते हैं, महालेखाकार परीक्षक आज के टाइम पर भी है। वो गवर्नमेंट के, जो हमारी भारत सरकार या राज्य सरकार के जितने भी वित्तीय व्यवस्था से संबंधित जो भी लेन देन होते हैं, अकाया बकाया जो भी होता है, उन सभी को उसको जांच करता है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये महालेखाकार होता था, वित्तीय व्यवस्थाओं को देखरेख करता था उनके। तो इसे क्या कहते थे? मुंसिफ ए मुमालिक। ठीक है, उसके बाद अमीर मजलिस, ये क्या होता था? ये जो शाही उत्सव होता था, यानी जो उस टाइम त्यौहार मनाए जाते थे, उनका ये प्रधान होता था, उनका ये मुखिया होता था। आगे चले हम। उसके बाद देखिए खजीन, ये कोषाध्यक्ष होता था। ठीक है, उसके बाद कोतवाल शहर की शांति व्यवस्था का देखरेख करता था। जैसे यूँ कहिए जो पुलिस जो प्रशासनिक व्यवस्था था, उसका ये उच्च अधिकारी था। ठीक है, सर्वोच्च अधिकारी था कोतवाल। क्लियर। अब उसके बाद हम बात करें तो अगला हमारा है, अब जो कुछ प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित इनके कुछ विभाग बनाए गए थे, जो शासक थे, शासकों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण विभागों की स्थापना किया गया था, है ना। तो उसके परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि इसका संबंध किससे था। यहाँ सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम दीवान वजारत की बात करेंगे तो दीवान वजारत क्या होता था? ये वित्त विभाग होता था। ठीक है, दीवान वजारत वित्त विभाग होता था। दीवान अर्ज क्या होता था? सैन्य विभाग होता था। या ये मर्ज नहीं है, आप लोग तो करेक्शन कर लीजिएगा, ये अर्ज है। ठीक है, अर्ज। तो दीवान अर्ज होता था, ये सैन्य विभाग होता था। क्लियर। उसके बाद देखेंगे तो आप दीवान मुस्तखराज, ये राजस्व विभाग होता था। ठीक है, दीवान मुस्तखराज का संबंध क्या था? राजस्व विभाग से संबंध था ये। उसके बाद दीवान इंशा, दीवान इंशा होता था पत्राचार विभाग। क्लियर। दीवान रसालत, ये क्या होता था? ये विदेश विभाग होता था। ठीक। उसका अगर हम देखेंगे तो दीवान अमीर कोही, ये कृषि विभाग था। कृषि का विकास करने के लिए, कृषि के विकास के लिए दीवान अमीर कोही का निर्माण किया गया था। इस विभाग की स्थापना की गई थी, है ना। चलिए आगे अगर हम बढ़े तो हमारा दीवान बंदगान, ये क्या है? ये दास विभाग का संबंध था। इस विभाग के द्वारा जो दास हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत में, उसकी देखभाल की जाती थी। तो दास विभाग का संबंध किससे था? दीवान बंदगान। क्या था? दीवान बंदगान। दीवान इस्तिहाक क्या था? दीवान इस्तिहाक आपका पेंशन विभाग होता था। ठीक, दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग होता था। दीवान वकूफ़, ये था व्यय विभाग। ठीक, दीवान वकूफ़ ये व्यय विभाग था। आगे अगर हम देखें तो दीवान रियासत, ये आपका बाजार नियंत्रण प्रणाली जो था उसका विभाग था, उसका देख रेख करने वाला, जो बता बाजार नियंत्रण पे इस तरीके से बाजार में वस्तुएं आ रही हैं, कैसे बिक रही हैं, तो उसका पूरा जो लेखा जोखा उसके थ्रू जो किया जाता था वो दीवान रियासत के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो आप एग्जाम में ना इसको जानते हैं, कूट बना करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको कूट के फॉर्म में भी ऐसे मिलान करिए, फिर कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए आगे हम बढ़े तो अगला हमारा है, उसमें अगर हम देखेंगे तो कुछ उस टाइम पे जो सेना होती थी सल्तनत काल में, उनका वर्णन किया गया था वर्णी के अनुसार। उसमें देखते हैं कि किस प्रकार की सेना थी और उस टाइम कैसे डिवाइड किया गया था इसको। तो अगर हम बात करें रसखेल, तो रसखेल जो हुआ करता था, ठीक है, अगर हम रसखेल की बात करेंगे तो ये जो सेना था इसका 10 घुड़सवारों का प्रधान होता था। यानी जो 10 घुड़सवारों का प्रधान होता उसे क्या कहता था? उसे रसखेल कहा जाता, सरखेल। उसके बाद है सिपाह सलसार होता था, ये 10 खेलों का सरखेलों का प्रधान होता था। क्या होता था? ये सिपाह सलार होता था, ये 10 सरखेलों का प्रधान होता था। अगर हम देखेंगे अमीर, ये क्या होता था? ये 10 सिपाह सलारों का ये प्रधान होता था। क्लियर। उसके बाद मलिक क्या करता था? ये किस प्रकार का प्रधान था? ये 10 अमीरों का प्रधान होता था। जो 10 अमीरों का प्रधान होता था उसे मलिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मलिक कहा जाता था।
अगर हम आगे देखेंगे तो खान, ये 10 मलिकों का प्रधान होता था। ठीक, खान जो होता था 10 मलिकों का प्रधान होता था। अगर हम सुल्तान की बात करेंगे तो सुल्तान सभी खानों का प्रधान होता था। ठीक है, तो इस तरीके से बनने के अनुसार जो सल्तनत काल की जो सेनाएं थी उनका वर्गीकरण किया गया था। ठीक बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे अगर हम बढ़े तो सल्तनत काल में कुछ मुस्लिमों के लिए कुछ 4 प्रकार के कानून के कुछ स्रोत से, कौन कौन से कानून थे सल्तनत काल में चलाए जा रहे थे उसको हम देखते हैं। तो अगर हम कुरान की बात करेंगे तो कुरान क्या होता है, मुस्लिम कानून का प्रमुख स्रोत था ये। ठीक, सल्तनत काल में कुरान मुस्लिम कानून का पृथक स्रोत था, ये बहुत ही प्रमुख स्रोत था। उसका अगर हम हदीस की बात करेंगे तो हदीस जो होता था ये पैगंबर के कथनों एवं कार्यों का उल्लेख होता था। ठीक, हदीस में पैगंबर के कार्य होते थे, जो कथन होते थे उनका उल्लेख किया गया था। अगर हम इजमा को देखेंगे तो इजमा मुजतहिद द्वारा व्याख्या किया गया एक कानून होता था। ठीक है, इजमा जो होता था एक कानून होता था एक प्रकार का। उसका अगर हम बात करेंगे तो कयास, ये क्या होता था, ये तुर्क अथवा विश्लेषण के अनुसार आधार पर कानून की व्याख्या इसमें की गई होती थी। तो इस प्रकार के मुस्लिम के 4 मतलब कानून के स्रोत थे, कौन कौन से, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी अच्छे से, है ना। चलिए अब अगला हमारा जो पॉइंट है, दिल्ली सल्तनत में कुछ 5 प्रकार के कुछ कर लगाए जा रहे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली सल्तनत के करों से संबंधित। तो अगर हम देखेंगे इसमें पहला था आपका उस्र। ये किस प्रकार का कर होता था, जो उस्र था ये मुसलमानों से लिया जाने वाला कर होता था। ठीक, उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला कर होता था। उसके बाद अगर हम खराज की बात करेंगे तो ये गैर मुसलमानों पर लिया जाने वाला धार्मिक कर था। याद रखिएगा ये धार्मिक कर था। किस प्रकार कर था, ये धार्मिक कर था और ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, मतलब जो हिंदू होते थे उनसे। अगर हम खम्स की बात करेंगे तो खम्स होता था बेसिकली जो लूट के जो खजानों को जो ले आते थे उससे जो धन मिलता था उसको खम्स कहते थे ये लोग। तो जो खम्स होता था ये लूट का धन होता था। ठीक है, चलिए आगे अगर हम देखेंगे ज़कात, ये किस प्रकार का टैक्स था, तो ये मुसलमानों पर धार्मिक कर था। अपनी चीज़ों को याद रखना है कौन सा धार्मिक कर है कौन सा धार्मिक कर नहीं है, यहाँ से कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो ज़कात था ये मुसलमानों पर धार्मिक कर था। क्लियर, चलिए और हमारा अंतिम जो है जजिया, ये गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। ठीक है, तो आपने देखा कि दिल्ली सल्तनत में जो महत्वपूर्ण कर थे वो 5 प्रकार के कर थे, उस्र, खराज, खम्स, ज़कात और जजिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो आज का जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट रहा हमने आपको पूरा यहाँ पर डिस्कस किया पूरा, और इसके संबंधित जो भी हम दिल्ली सल्तनत से जो भी शासक जो रहे हैं, जो भी वंश हैं, सबका हमने क्लास यहाँ पर लिया हुआ है। तो आप सबसे पहले अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट हमने अलग से पेट का बनाया हुआ है, वहाँ पे सारे वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो ऐसे ही और भी जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हम लेकर के आएंगे। ठीक है, और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए एकदम लास्ट तक और अच्छे से तैयारी अपनी करते रहिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है देखने के लिए आपको धन्यवाद।